Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. बात है 2015 की और उस समय पे अक्टूबर महीने में मैं पहली बार इजराइल गई थी। पीएचडी का रिसर्च वर्क था और मैं सिचुएटेड थी सदर्न इजराइल में बेन गुरियन यूनिवर्सिटी बेरशेवा में। और उसी पर्टिकुलर विजिट के समय पे मेरे को मौका मिला था वेस्ट बैंक जाने का। वेस्ट बैंक में दिसंबर के समय पे बेथलेहम जाने का बड़ा शौक था, तो हम जेरूसलम से बस पकड़े थे, ईस्टर्न जेरूसलम से बस पकड़े थे टू गो टू बेथलेहम। उसके बाद धीरे धीरे और भी जगह वेस्ट बैंक का हमने देखा था और वहाँ पे जाके पहली बार मैंने सेटलमेंट्स देखा था। सेटलमेंट्स के बारे में मैंने पढ़ा ज़रूर था उससे पहले और कई जो उसके रिलेटेड डिबेट्स हैं उसको भी मैंने काफ़ी अपने पीएचडी के समय पे काफ़ी उसको एनालाइज करते हुए अपने रिटन जो रिसर्च वर्क था उसमें ऐड भी किया था। बट जब मैंने पहली बार एक सेटलमेंट को देखा था तो मेरे को जो फर्स्ट थॉट आया था कि भाई क्या यहाँ पे कभी भी पैलेस्टीनियन स्टेट हो सकता है? इतने सारे सेटलमेंट्स हैं, इतना सिक्योरिटी है। एंड ये जो सेटलमेंट्स हैं वो बेसिकली, अगर जिनको पता नहीं है, बेसिकली इजरायली जूइश पीपल वहाँ पे जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे वो एक गेटेड सोसाइटी बनाते हैं, यूजुअली जो हिल्स है उसके ऊपर बनाते हैं। और वहाँ पे मतलब ना पानी की कमी है, वहाँ पे टेनिस कोर्ट्स मिलेंगे आपको और सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। बट आप सेटलमेंट के बाहर जाओगे तो आपको जो पैलेस्टीनियन एरियाज हैं वहाँ पे आपको दिखेगा एब्सोल्यूट गरीबी, ह्यूज इनॉर्मस पॉपुलेशन जो कि रास्ते में इट इज प्रिटी जो गैप है ना आपको दिख जाएगा, इकोनॉमिक गैप दिख जाएगा। और सबसे जो चीज आपको चुभेगी वो है इजरायली फोर्सेस का प्रेजेंस, आर्म्ड फोर्सेस का प्रेजेंस, जो कि हमेशा पेट्रोलिंग करती रहती है और ये देखते रहते हैं कि भाई सेटलमेंट में कुछ ना हो, राइट। तो ये आज मैं क्यों बता रही हूं जब हम बात करने वाले हैं इजराइल हमास सीज फायर के बारे में। मैं सेटलमेंट्स के बारे में इसलिए बता रही हूं क्योंकि यही फ्यूचर है गाजा का अकॉर्डिंग टू द डील। और यहां पे ही दोनों तरफ कहीं ना कहीं मानने लगे हैं कि यही होने वाला है गाजा में भी। तो अगर सेटलमेंट्स ही है फ्यूचर, तब क्वेश्चन आता है कि क्या कभी पैलेस्टीनियन स्टेट बन पाएगा? क्या ये दो स्टेट सोल्यूशन जो हम कहते रहते हैं ये सपना और दूर चला जा रहा है इस डील के साथ? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। पर सबसे पहले हमें समझना है क्यों अभी ये पर्टिकुलर सीज फायर डील की बात की जा रही है। क्योंकि इस पर्टिकुलर डील की अगर हम बात करें हमास और इजराइल के बीच में जो डील होने वाला था वो तो लास्ट अगस्त में जाके रुक गया था। जो बाइडेन ने अल्टीमेटम दे दिया था उस समय पे, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई ये सीज फायर डील साइन किया जाए वरना यूएस हैज टू स्टेप इन। बट ना इजराइल ने साइन किया ना हमास ने साइन किया और अक्टूबर से लेके सिर्फ हल्ला ही होता रहा कि नहीं होने वाला है, कुछ तो होगा। बट एज यू ऑल नो सितंबर अक्टूबर में कई सारे अटैक्स के बेसिस पे इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो सिचुएशन पूरा बदल गया इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। फाइनली अब जाके फिर से ये हल्ला शुरू हुआ है कि नहीं, सीज फायर डील बस होने ही वाला है, साइन होने वाला है एंड देयर विल बी पीस इन द रीजन अगेन। तो अभी क्या है सिचुएशन उसको समझना जरूरी है, टाइमिंग समझना जरूरी है। सबसे पहले तो सीरिया में जो हुआ है उससे दो चीज इंपैक्ट करता है। सबसे पहले असाद की गवर्नमेंट का फॉल होना, मतलब आज के दिन ईरान का जो कंट्रोल था इन डेमस्कस, ट्रेनिंग ग्राउंड जो थे फॉर हमास एंड हिजबुल्लाह, वो आज के दिन खत्म है। जो HTS रेबल ग्रुप है जो पावर में है, उनका एजेंडा वही था जब वो डेमस्कस कैप्चर कर रहे थे कि भाई ईरान हैज टू बी थ्रोन आउट, राइट। ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स प्रेजेंट थे उनको निकालना बहुत जरूरी था। एंड इस एजेंडा के बेसिस पे ये तो क्लियर हो गया कि डेमस्कस अब इट विल नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज द ट्रेनिंग ग्राउंड। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नया ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं बन पाएगा, बनेगा जरूर, बट उसके लिए टाइम चाहिए। अब जैसे असाद गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई है तो अलाई जो है ईरान का वो इट हैज गॉन डाउन, इट इज नॉट देयर एनीमोर।
टाइम लगने वाला है फॉर द रिवाइवल, एंड इस टाइम में हमास आज के दिन अकेला है। दूसरा आते हैं हिजबुल्लाह। आप सभी को पता है कि आज के दिन में लेबनान और इजराइल के बीच में ऑलरेडी एक सीज फायर डील हो गया है, साइन हो चुका है, जहां पे इजराइल ने कहा है कि वो लेबनान में कोई भी अटैक या ग्राउंड लेवल इन्वेजन नहीं करने वाला है जब तक कोई वहां से लेबनान से कोई शूट ना करे या कोई अग्रेसिव स्ट्राइक ना हो, विच ऑल्सो इंक्लूड्स हिजबुल्लाह। तो ये जो पीस डील है इसमें ये तो समझ में आने लगा है कि लेबनान की गवर्नमेंट आज के दिन बहुत फोर्स कर रही है, प्रेशर डाल रही है हिजबुल्लाह पे नॉट टू टेक एनी अग्रेसिव स्टांस अगेंस्ट इजराइल, बिकॉज अगर ये डील कोलैप्स करेगा तो इजराइल इज गोइंग टू बॉम्बार्ड लेबनान, जो लेबनान नहीं चाह रहा है। तो हिजबुल्लाह हैज आल्सो बीन न्यूट्रलाइज्ड from not only its support from the Lebanon state but also from the leadership point of view. तो हिजबुल्लाह भी आज के दिन is not the supporter it was for Hamas, जो पहले की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पे भी एक पिलर खत्म है। तीसरा पिलर आता है डोनाल्ड ट्रंप। ना डोनाल्ड ट्रंप जो 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के स्वेरिंग इन के बाद प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बन जाने वाले हैं, उन्होंने कह दिया है कि उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले अगर हॉस्टेजेस वापस नहीं आती है देन देयर विल बी हेल टू पे। बेसिकली ही हैज गिवन द अल्टीमेटम टू हमास कि भाई डील कर लो, हॉस्टेजेस वापस करो मेरे आने से पहले, वरना मैं क्लियर चेक देने वाला हूं कि भाई जाओ, ब्लैंक चेक देने वाला हूं टू इजराइल टू गो एंड बॉम्बार्ड गाजा मच मोर एंड फिनिश द वॉर, which basically means that Hamas today is without support, right? And we all know कि डोनाल्ड ट्रंप ये कर सकता है। उनके प्रीवियस प्रेसिडेंसी के समय पे इजराइल को ये काफी बार उन्होंने ब्लैंक चेक दिया था, बल्कि उनके समय पे ही अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे जहां पे ही वाज सक्सेसफुल इन गेटिंग बहरीन एंड यूएई अलोंग विद इजराइल इन अ पीस डील। तो उनके अंडर पे ये ऑब्वियस है, वंस ही बिकम्स द प्रेसिडेंट, हमास के पास जो अभी बचा कुचा डील में आ रहा है वो भी नहीं रहने वाला है। आते हैं जो बाइडेन, जो अभी लेम डक प्रेसिडेंट हैं कुछ ही दिनों के लिए, उनके लिए भी ये डील इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको भी कुछ पॉजिटिव टोन में ये जो प्रेसिडेंसी है छोड़ने का इच्छा है, राइट? Why? Because if you see the last few months, he has been criticized, especially जिस तरीके से उन्होंने midway इलेक्शन के कैंपेन के midway में उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद कमला हैरिस आई, तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म है उनके अगेंस्ट में। And the world will not remember him for what he has done in Afghanistan, which was withdrawal of troops. The world will not remember him for what he has done for America. The world will remember him for what he has done in the last few months. इसी वजह से उनको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ही इज इंटरेस्टेड टू गेट द पीस डील डन। तो वो भी खुद अभी काफी इंटरेस्ट के साथ प्रेशराइज करते हुए ही वांट्स द डील टू बी मेड। इसी वजह से CIA के डायरेक्टर आज के दिन कतर में है, एंड इजिप्ट और कतरी ऑफिशियल्स आर ऑल्सो स्टेपिंग इन, बिकॉज ये जो पीस डील है दिस इज समथिंग दैट इजिप्ट वांट्स। समझते हैं फ्रॉम द इजिप्ट पर्सपेक्टिव, पहले इजिप्ट वांट्स पीस नियर द राफा बॉर्डर। अदरवाइज अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो इजिप्ट को भी पता है एक ना एक दिन इट हैज टू एक्सेप्ट द इंटायर गाजा का जो पॉपुलेशन विल कम एज रेफ्यूजीज। तो इजिप्ट वांट्स दैट प्रॉब्लम टू बी काइंड ऑफ रिजॉल्व राइट नाउ, एंड उसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है। इट डज नॉट वांट अ रिपीट ऑफ जॉर्डन। जॉर्डन की अगर हम बात करें तो जॉर्डन ने क्या किया था, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को अलाउ कर दिया था फ्रॉम वेस्ट बैंक, और आज के दिन पे पैलेस्टीनियन जो पॉपुलेशन है इट इज फार मोर देन द लोकल जॉर्डेनियन पॉपुलेशन इन जॉर्डन, बल्कि उनकी जो रानी है वो भी पैलेस्टीनियन लिनिएज की है। सो इन अदर वर्ड्स Jordan has faced that demographic transition because of the refugees. Egypt नहीं चाहता है कि वो second Jordan बने, तो Egypt is also pressurizing for a peace deal right now. आते हैं कतर पे। कतर is a country जो non-state actors को अपने country में space देता है to run their office. चाहे आप तालिबान की बात करो, चाहे आप अलकायदा की बात करो, चाहे आप हमास की बात करो, कोई भी नॉन स्टेट एक्टर का आपको अगर ऑफिस जानना है तो वो दोहा में है, कतर में है, राइट? एंड द रीजन व्हाई कतर डज इट इज बिकॉज कतर wants to be the mediator in all these conflicts. It gets that importance because of it. And इसीलिए कतर is important again for the Hamas-Israel
नेगोशिएशंस। डायरेक्ट नेगोशिएशंस अभी शुरू नहीं हुए हैं, बट हमास की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कतर में आज के दिन में, एज वेल एज मोसाद और शिनबेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी पहुंच चुके हैं कतर टू फाइनलाइज द डील बिफोर द लीडर्स कम इन एंड साइन इट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्या होगा ये डील। तो वही जो बाइडेन ने जो अगस्त में दिया था 3 फेज डील, उसी पे बातचीत अभी भी चल रही है। पहला जो फेज होने वाला है वो 6 हफ्तों का फेज होगा, जिसके अंडर पे हमास फीमेल हॉस्टेजेस और जो सोल्जर्स हैं उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, किडनैप किया हुआ था, उनको रिलीज करने वाले हैं इन रिटर्न फॉर सर्टेन पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जिनको इजराइल ने कैप्चर किया हुआ है, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी अ प्रिजनर्स डील, जहां पे अभी फाइनल डिटेल्स में यही काउंट हो रहा है कि कौन से प्रिजनर्स एक्चुअली रिलीज किए जाएंगे एंड कौन से फीमेल हॉस्टेजेस विल बी सेट बैक। दैट इज पार्ट 1 ऑफ द फेज 1 ऑफ द डील। 6 हफ्ते बाद जो प्लान है कि दी इजरायली मेल सोल्जर्स और इजरायली मेल हॉस्टेजेस विल बी एक्सचेंज्ड फॉर 100 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजन में हैं फॉर सम मेजर क्राइम, उनको रिलीज किया जाएगा। सो फॉर 100 लॉन्ग टर्म पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स इन एक्सचेंज ऑफ मेल हॉस्टेजेस, इजरायली हॉस्टेजेस। दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड फेज। बट इसी फेज में डिमांड ये है कि इजराइल अपना मिलिट्री विड्रॉ करे फ्रॉम गाजा, ताकि जो गाजन्स डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो कि रिफ्यूजी कैंप्स में हैं, वो वापस अपने घर जा पाए। सो मिलिट्री विड्रॉल इज ऑल्सो समथिंग दैट इज इन कार्ड्स इन द सेकेंड फेज। और थर्ड फेज है कि भाई ये वॉर को ऑफिशियली एंड किया जाएगा, इट विल बी डिक्लेयर्ड ओवर, और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स अंडर द यूएन विल बिगिन। ठीक है, सो दिस इज वेयर द 3 फेज डील हैज बीन टॉक्ड अबाउट। बट इतना अगर आसान होता तो ये डील अगस्त में भी साइन किया जा सकता था। जो 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो है इजराइल का विड्रॉल फ्रॉम गाजा। तो इजराइल का डिमांड क्या है वो समझते हैं। इजराइल ने क्लियरली कहा है कि जो 2 कॉरिडोर्स उन्होंने 7 अक्टूबर के बाद बनाई हैं, कौन से कॉरिडोर्स हैं? एक है फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो कि इजिप्ट और गाजा के बीच में है, राफा क्रॉसिंग के एकदम पास में है। तो दिस इज द राफा क्रॉसिंग, वहां पे उन्होंने फिलाडेल्फी कॉरिडोर बनाया है जहां पे पूरा कंट्रोल इजराइल डिफेंस फोर्सेस का है। उसके बाद नॉर्थ और साउथ गाजा के बीच में उन्होंने एक नेत्जारिम कॉरिडोर बनाया है, 2 किलोमीटर का है विथ एंड 6 किलोमीटर का लेंथ, एंड दिस इज वेयर दे आर again Israel defense forces are there present to control north as well as to control south of Gaza. इन 2 कॉरिडोर्स में they are constant, मतलब पूरा Israel defense forces ने अपना टैंक्स वाई सारा करके यहाँ पे स्टेशन हो चुके हैं, यहीं से they are carrying out their attacks and things. तो इन 2 कॉरिडोर्स को इजराइल नहीं छोड़ना चाहता है। इजराइल का मानना है कि अगर ये 2 कॉरिडोर्स हाथ से निकल गए तो उसके बाद गाजा में फिर से कुछ भी अगर होगा तो उनके बाहर होने वाला है कंट्रोल करने के, इट कैन नॉट कंट्रोल इट। सो व्हाट इजराइल सेज कि पार्टली हम विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, पार्टली हम विड्रॉ कर लेंगे स्पेशली फ्रॉम द सिटीज, बट इन 2 कॉरिडोर्स को हम नहीं छोड़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू बी देयर। और हमास का मानना है कि नहीं भाई, अगर विड्रॉ करना है तो इट हैज टू बी टू द स्टेटस ऑफ प्री 7 अक्टूबर वाला सिनेरियो, जहां से लास्ट ईयर वॉर शुरू हुआ था। तो इजराइल ने कहा भूल जाओ, प्री 7 अक्टूबर वाला सिचुएशन तो होने ही नहीं वाला है, इजराइल विल नॉट इवन अग्री टू इट। तो ये एक मेजर इशू है। दूसरा जो इशू है इज द पोस्ट वॉर गवर्नेंस, कि कौन होने वाला है गवर्नमेंट में इन गाजा। अब यहां पे तो सब, इवन द पैलेस्टीनियंस आर कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि अगर आप पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को देखते हो, पैलेस्टीनियन स्टेट को देखते हो, तो 2 फैक्शंस थी, एक था हमास और दूसरा था फतह। फतह बेसिकली जो महमूद अब्बास का फैक्शन है वो रूल करता है इन वेस्ट बैंक। रूल तो गलत बात है बट ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देता है इन वेस्ट बैंक। और हमास जो था वो कंट्रोल करता था गाजा में। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि महमूद अब्बास हैज बीन एबल टू ट्रैवल टू गाजा बिकॉज गाजा में सीज लगा हुआ है। व्हाट इज सीज? सीज इज बेसिकली बिफोर, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 7 अक्टूबर, जहां पे इजरायली सोल्जर्स वेर ऑल अक्रॉस द बॉर्डर्स, इनसाइड में नहीं थे गाजा के, ठीक है, सीज ऑफ गाजा जिसे कहते हैं। तो महमूद अब्बास हैज नेवर ट्रैवल्ड टू गाजा।
अब सडनली अगर आप बताते हो कि नहीं, फतह इज गोइंग टू बी द गवर्नमेंट इन गाजा, पीपल ऑफ गाजा विल थिंक कि भैया जिन लीडर को हमने देखा ही नहीं है उनको कैसे हम मान लें कि वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल पाएगा। तो अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हमास का, एंड इजराइल ने क्लियर बोल दिया है कि भाई हमास को तो हम पावर नहीं देने वाले हैं, इट विल बी द एंड ऑफ हमास। तो यहां पे एक प्रॉपर कंफ्यूजन आ रहा है, एक स्टिकिंग ग्राउंड आ रहा है जहां पे ये दोनों इश्यूज, दैट इज विड्रॉल ऑफ इजराइल फ्रॉम गाजा एज वेल एज पोस्ट वॉर गवर्नेंस पे अभी भी डिबेट चल रहा है। इसी वजह से बहुत सारे ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर ये दोनों मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है तब ये डील भी नहीं होने वाला है। बट एज आई सेड, देयर इज टू मच ऑफ प्रेशर राइट नाउ ऑन हमास टू एक्चुअली डिलीवर दिस डील, टू साइन द डील। अब आते हैं तो एग्जैक्टली होने क्या वाला है। उसके लिए आई वांट टू टॉक अबाउट एरियल शरॉन। He was the prime minister of Israel. अब he is considered to be one of the strongest prime ministers of Israel. अब अगर आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखोगे तो उनको काफी क्रिटिसिज्म मिल चुका है, राइट? There are people who hate him or people who support him. He is that black and white type of character. Now Ariel Sharon ने unilateral withdrawal किया था from Gaza Strip in 2005. What does that mean? 2005 से पहले गाजा में जैसे वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स थे वैसे गाजा में भी सेटलमेंट्स थे, बट उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, गाजा में सेटलमेंट्स नहीं होने वाला है, गाजा इज गोइंग टू बी द पैलेस्टीनियन स्टेट, एंड वहां से सेटलर्स जो इजरायली सेटलर्स थे उनको विड्रॉ करके कहा था कि बाहर आ जाओ, बल्कि सीज ऑफ गाजा रहेगा, दैट इज The Israeli forces will also be on the borders. गाजा के अंदर कोई इजरायली नहीं रहने वाला है। तो 2005 में इसको लेके बहुत ही बवाल उठा था, एंड इंटरेस्टिंग बात है, नेतन्याहू एरियल शरॉन के कैबिनेट में थे। He had resigned because of this withdrawal order and he had said that ये जो हम गाजा में कर रहे हैं ये बाद में जाके हमें बहुत ज्यादा मुश्किल में करने वाला है। और आज के दिन नेतन्याहू यही बात करता है कि 2005 में अगर हम विड्रॉ नहीं करते, हम गाजा में सेटलमेंट्स रहने देते, तो ये आज नहीं देखना पड़ता। जैसे वेस्ट बैंक कंट्रोल में है वैसे गाजा भी कंट्रोल में रहता। सो एरियल शरॉन के विड्रॉल के बाद वेस्ट बैंक में बनी हुई सेटलमेंट्स को आज गाजा में रिपीट करने की बात हो रही है। तो अगर आप वेस्ट बैंक में देखोगे तो इट इज फुल ऑफ सेटलमेंट्स, राइट? सेटलमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे टेनिस कोर्ट है, बिग रोड्स हैं, ऐसे सेटलमेंट्स होते हैं। इट्स लाइक अ मिनी सिटी। और आप सेटलमेंट्स के बाहर जाओगे ना, ये वॉल्स हैं, वॉल्स के बाहर जाओगे तो आपको दिखेगा पैलेस्टीनियंस कैसे रहते हैं। इट्स सो स्टार्क, यू विल बी अमेज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इनके पास इतना रिसोर्सेज है और इनके पास तो रिसोर्स के नाम पे भी कुछ नहीं है। And this is exactly what is going to happen in Gaza if this deal is carried out. जो ये नेत्जारिम कॉरिडोर और फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, उसके बाद इजराइल यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाने लगेगा। 2005 के पहले वाले गाजा पे फोकस करके दे आर गोइंग टू कंट्रोल गाजा, और इससे आएगा डाउट कि भाई कैसे बनेगा टू स्टेट सोल्यूशन, क्योंकि पैलेस्टीनियन स्टेट में तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का भी कंट्रोल नहीं है, फतह का भी कंट्रोल नहीं है। पीपल ऑफ पैलेस्टाइन डोंट हैव लैंड, वहां पे रहते हैं इजरायली सेटलर्स। तो ये डील अगर हो जाता है, हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए पीस जरूर आएगा, बट टू स्टेट सोल्यूशन जो कि हम देखते हैं एज अ लॉन्ग टर्म पीस सोल्यूशन, वो तो और भी दूर हो गया। चलिए इसी के साथ लेट मी एंड टुडेज सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.